हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास है मानचित्र पर। तो हम मानचित्र से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मानचित्र से रिलेटेड होता है, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं मैप। तो ये मानचित्र होता क्या है? मानचित्र का मतलब होता है किसी बड़े क्षेत्र का छोटे और प्रतीकात्मक रूप में चित्र बनाना। और मानचित्र को सपाट सतह पर बनाया जाता है। याद रखना कि मानचित्र को बनाने के लिए जो सतह है वो कैसी होनी चाहिए? सपाट होनी चाहिए। इसके लिए हम कागज़ का यूज करते हैं। तो जब किसी बड़े क्षेत्र का छोटे और प्रतीकात्मक रूप में किसी सपाट सतह पर चित्र या नक्शा बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं मानचित्र। और हम मानचित्र क्यों बनाते हैं? ताकि हम किसी स्थान विशेष का अध्ययन कर पाएँ कि वहाँ पर नदियाँ कैसी हैं, कौन सी नदी वहाँ पर बहती है, कौन से पहाड़ हैं, पर्वत हैं। तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी के लिए हम क्या बनाते हैं? मानचित्र बनाते हैं, ताकि हम क्या कर पाएँ? नेविगेट कर पाएँ। मानचित्र के कई प्रकार होते हैं, जैसे भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। सभी की अलग विशेषताएं होती हैं। भौतिक मानचित्र में हम देखते हैं किसी भी स्थान की भौगोलिक कंडीशन को, कि वहाँ पर नदियाँ कौन सी हैं, पहाड़ कौन से हैं, पर्वत कौन से हैं, मिट्टी किस प्रकार की है। तो ये सारी चीज़ें हम भौगोलिक मानचित्र में देखते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसको सबसे पहले रब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी भी मानचित्र को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी मानचित्र को बनाने का मुख्य उद्देश्य, जो हम मानचित्र बनाते क्यों हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मतलब भौगोलिक जानकारी प्रस्तुत करना। हम मानचित्र क्यों बनाते हैं? ताकि उस स्थान की जो भौगोलिक जानकारी है, भौगोलिक जानकारी में क्या आ जाएगा? वहाँ के पहाड़, पर्वत, नदियाँ, मिट्टी आदि। तो इन सभी कंडीशंस को जानने के लिए हम भौगोलिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लीजिए। मानचित्र भौगोलिक सतह का लघु रूप है। मानचित्र क्या होता है? किसी भी भौगोलिक सतह का लघु रूप। जैसे अपन ने कागज़ पे अपने भारत का मानचित्र ड्रॉ किया, तो क्या ये हमारा भारत इतना सा है? भारत तो बहुत बड़ा है, भारत का क्षेत्रफल बहुत अधिक है, लेकिन हमने इसको छोटी सतह पर बना लिया, ड्रॉ कर लिया, ताकि भारत की कंडीशन को हम समझ सकें। यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। इसीलिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की सतह की जानकारी को सरल रूप में दर्शाता है। मानचित्र क्या करता है? जो पृथ्वी की जानकारी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो क्या इतनी बड़ी पृथ्वी को हम नॉर्मली स्टडी कर सकते? नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मानचित्र बनाने की। मानचित्र के माध्यम से पृथ्वी की किसी भी सतह का, जो पृथ्वी के स्थान है, उनका जो अध्ययन है, स्टडी है, वो आसान हो जाती है। इसे प्रतीक, रेखाएं व रंगों से दर्शाया जाता है। मानचित्र में विभिन्न प्रकार के प्रतीक यूज किए जाते हैं। हर उसके लिए अलग साइन होता है, रेखाएं होती हैं, रंग होते हैं। नेविगेशन, योजना और अध्ययन में मानचित्र का महत्व है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? तो भौतिक मानचित्र बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भौतिक मानचित्र जिसमें प्राकृतिक विशेषताएं हों। भौतिक मानचित्र में क्या होता है? प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं, जैसे नदियाँ, पहाड़, पर्वत आदि। भौतिक मानचित्र में ये आइए देखते हैं, पर्वत, नदियाँ, झीलें आदि दिखाई जाती हैं। रंगों का प्रयोग ऊंचाई और गहराई दर्शाने के लिए किया जाता है। रंगों का प्रयोग क्यों करते हैं? किसी भी स्थान पर ऊंचाई और गहराई दर्शाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह भूगोल के अध्ययन में सबसे अधिक उपयोगी है। बिना मानचित्र के भूगोल का अध्ययन पॉसिबल नहीं है। भूगोल के अध्ययन को, ज्योग्राफी की स्टडी के लिए हमें मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए।
छात्रों और पर्यटकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो भूगोल के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, उनके लिए मानचित्र बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जो पर्यटक हैं, यदि हमें किसी स्थान पर घूमने जाना है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मानचित्र देखते हैं कि यहाँ पे जाने का स्थान क्या है, हम किस रूट से जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए मानचित्र बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसे फिजिकल मैप कहते हैं। भौतिक मानचित्र को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप, और इसमें प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजनीतिक मानचित्र मुख्य रूप से किसका प्रदर्शन करते हैं? तो राजनीतिक मानचित्र क्या बताते हैं, प्रशासनिक सीमाएं कि किसी भी देश की या किसी क्षेत्र की प्रशासनिक सीमाएं क्या हैं, बॉर्डर क्या हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पे हमने अपना भारत ड्रॉ किया, तो हमें पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। तो यहाँ पर नेपाल हो गया, यहाँ पर भूटान, यहाँ पर अफ़गानिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर बांग्लादेश, यहाँ पर म्यांमार। तो ये सीमाओं का निर्धारण करते हैं। जैसे यहाँ से हमारी म्यांमार की सीमा है, यहाँ पर ये बांग्लादेश की सीमा है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर चीन है, यहाँ पर नेपाल और भूटान है। तो मानचित्र क्या करते हैं, प्रशासनिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं। जो प्रशासनिक मानचित्र होते हैं वो किसी भी देश की बाउंड्री के बारे में बताते हैं। राजनीतिक मानचित्र में देश, राज्य, जिले दर्शाए जाते हैं। राजनीतिक मानचित्र में अपन क्या दर्शाते हैं, देशों को दर्शाते हैं, राज्यों को दर्शाते हैं। यदि पूरे विश्व का मानचित्र है तो सबसे पहले अपन बनाएंगे महाद्वीप, महाद्वीपों को दर्शाया जाएगा। फिर महाद्वीपों के अंदर देशों को दर्शाया जाएगा और देशों के अंदर राज्यों को दर्शाया जाएगा, राज्यों के अंदर जिलों को दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से सीमाओं की गाढ़ी रेखाओं से दर्शाया जाता है। सीमाओं के लिए एक ऐसी गाढ़ी रेखा बनाई जाती है ताकि बाउंड्री डिसाइड हो पाए। राजधानी और प्रमुख नगर इसमें चिन्हित रहते हैं। किसी भी देश की या किसी राज्य की राजधानी क्या है उसके लिए अलग से साइन होते हैं और इसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। भौतिक मानचित्र को हमने देखा था फिजिकल मैप बोलते हैं, और ये वाला जो मैप कहलाता है इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, राजनैतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 4, थीमेटिक मानचित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो थीमेटिक मानचित्र होते हैं, अभी हमने मानचित्र के प्रकार देखे, राजनैतिक मानचित्र होते हैं, भौतिक मानचित्र होते हैं, और एक मानचित्र का प्रकार क्या है, थीमेटिक मानचित्र। तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है एक विशेष विषय को दर्शाना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी विशेष विषय को दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र बनाए जाते हैं। थीमेटिक मानचित्र किसी विशेष विषय जैसे वर्षा, जनसंख्या, तापमान आदि पर आधारित होते हैं। कोई अलग से टॉपिक ले लिया जैसे वर्षा के लिए, तो वर्षा, तापमान, जनसंख्या ये सब थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें रंग और प्रतीक बहुत उपयोगी होते हैं। पूछा जा सकता है कि रंग और प्रतीक, कलर्स और साइन का उपयोग सबसे ज़्यादा कौन से मानचित्र में करते हैं? तो वो है आपका थीमेटिक मानचित्र। ये थीमेटिक मानचित्र, इंग्लिश में थीमेटिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 5, मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है मापक। मापक से वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी का अनुपात पता चलता है। जो मापक होता है इससे क्या पता चलता है कि वास्तविक दूरी क्या है और मानचित्र की दूरी का अनुपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल में, वास्तविकता में तो दूरियां बहुत अधिक होती हैं, लेकिन मानचित्र में उतनी दूरी बनाना पॉसिबल नहीं है। मापक को अंग्रेजी में स्केल बोलते हैं। मानचित्र बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसके बिना मानचित्र अधूरा माना जाता है। मापक के 3 प्रकार होते हैं। जो स्केल होती है 3 प्रकार की होती है, कथात्मक, रेखीय और अनुपातिक। याद रखना कि जो स्केल के टाइप हैं या मापक के वो कितने प्रकार हैं? 3, कथात्मक स्केल, रेखीय और अनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 6, दिशा बताने के लिए मानचित्र में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? यदि किसी भी स्थान की डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन बताने के लिए, दिशा बताने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि दिशा बताने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? तो इसके लिए प्रयोग होता है उत्तर तीर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा दर्शाई जाती है, इसी को बोलते हैं नॉर्थ एरो। ऊपर की तरफ क्या होती है? उत्तर दिशा। सभी दिशाओं को उत्तर दिशा के आधार पर समझा जाता है। तो सभी दिशाओं की जानकारी के लिए प्रमुख दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतीकों का उपयोग मानचित्र में क्यों किया जाता है? जो प्रतीक होते हैं, विभिन्न प्रकार के साइन होते हैं, इनका प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि वस्तुओं को सरलता से दिखाया जा सके, हमें आसानी से पता चल सके कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा प्रतीक है। प्रतीक मतलब सिंबल्स से बड़े क्षेत्रों को छोटे रूप में दिखाया जाता है। रेल लाइन, सड़क, पुल, मंदिर, इन सभी के लिए अलग से सिंबल्स बनाए जाते हैं ताकि आइडेंटिफाई करना आसान हो। ये सरल और सार्वभौमिक चिन्ह होते हैं। सभी जगह एक प्रकार के चिन्ह प्रयोग होते हैं, सभी मानचित्रों में प्रयुक्त होते हैं और हमें स्टडी में हेल्प करते हैं। अब रेखा चित्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेखा चित्र क्या है? स्केच, इंग्लिश में स्केच। तो बिना मापक के जो चित्र बनाए जाते हैं, जिनमें अपन स्केल का प्रयोग नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र को स्केच मैप भी कहते हैं। ये केवल मोटा मोटा स्थान दिखाने के लिए बनाया जाता है, बेसिक जानकारी के लिए। बिना स्केल के जो बनाया जाता है वो आपका है रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 9, मानचित्र का कौन सा घटक ऊंचाई और गहराई दर्शाता है? ऊंचाई और गहराई के लिए होता है रंग और छायांकन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूरे रंग से क्या दर्शाए जाते हैं? पर्वत। नीले रंग से जल निकाय दर्शाए जाते हैं। हरे रंग से मैदान दर्शाए जाते हैं। रंगों से शिलाकृति समझना आसान होता है और यह कन्वेंशनल साइन या कलर्स कहलाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल साइन या कलर्स। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि यदि पर्वत को दर्शाना है किसी भी स्थान पर तो कौन सी रंग का प्रयोग करेंगे? भूरे रंग का। नीले रंग से यदि किसी भी स्थान पर पानी को दिखाना है, वाटर बॉडीज़ को दिखाना है तो नीला, और मैदान के लिए हरे रंग का प्रयोग करेंगे। ये आपको याद होने चाहिए कि किस चीज़ के लिए कौन से कलर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे प्राचीन मानचित्र कहाँ मिला था? तो ये मिला था बेबीलोन में। बाबुल लिखा है बट ये क्या है? बेबीलोन की एक जगह है। प्राचीनतम मानचित्र मिट्टी की पट्टियों पर बने थे। पुराने टाइम पे टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, तो जो भी हमारे पास संसाधन होते थे उसी से हमने बनाया था मानचित्र। तो पुराने टाइम पर जो मानचित्र बना था, सबसे पहला मानचित्र वो मिट्टी का था और ये कहाँ मिला था? बेबीलोन में मिला था। और ये कितना पुराना है? लगभग 2500 ईसा पूर्व के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 11, मापक 1:1 कितना है? इकाई दहाई से 1 लाख का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। इसका मतलब होता है 1:1 लाख का अर्थ है 1 इकाई धरातल की 1 लाख इकाई। और इस मापक में 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर होता है। ये याद रखना कि इस मापक में 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। इसे स्मॉल स्केल कहते हैं। छोटे मापक से बड़े चित्र दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बड़े मापक किसे कहा जाता है? तो जो छोटे क्षेत्र को विस्तार से दिखाएं, नाम तो है बड़े मापक, नाम क्या है? लार्ज स्केल। लेकिन ये क्या करते हैं? छोटे क्षेत्र को विस्तार से दिखाते हैं। कंफ्यूज मत होना, नाम है लार्ज स्केल लेकिन ये छोटे क्षेत्र को विस्तार से दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, छोटे मापक का प्रयोग कब किया जाता है? विश्व या महाद्वीप मानचित्र में? तो यदि अपन महाद्वीप या विश्व का मानचित्र बनाते हैं तो हम छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कथात्मक मापक का उदाहरण कौन सा है? बताना है कि स्टेटमेंट स्केल कौन सा है? तो ये है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रेखीय मापक को और क्या कहते हैं? जो लीनियर स्केल होती है उसको अपन और क्या बोल सकते हैं?
तो ये है आपका बार स्केल। रेखीय मापक को ही क्या बोलते हैं? बार स्केल। ऐसे बार डायग्राम बनाए जाते हैं ना। रेखीय मापक एक सीधी रेखा के रूप में खींचा जाता है और इसी को बार स्केल कहते हैं। इससे क्या होता है? दूरी मापना सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अनुपातिक मापक RF का उदाहरण है। जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन है इसका क्या उदाहरण है? तो ये है आपका 1:50,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, किसी स्थान को पहचानने के लिए मानचित्र का कौन सा घटक उपयोगी है? किसी भी स्थान को पहचानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडेक्स, जो संकेतक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संकेतक मानचित्र का सूची भाग है। यह बताता है कि कौन सा चिन्ह किस वस्तु का है। एक इंडेक्स बनी रहती है स्टार्टिंग में, उसमें अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं और उनके सामने लिखा रहता है कि कौन सा चिन्ह किस चीज़ को दर्शा रहा है। इंडेक्स और लेजेंड दोनों का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र पढ़ने में सबसे सरल इसे देखना चाहिए, इससे वस्तु की पहचान सरल होती है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा साइन प्रयुक्त हुआ है, उसी के आधार पर हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। विश्व में मानचित्रण को इंग्लिश में बोलते हैं कार्टोग्राफी। जो मानचित्र की स्टडी होती है, इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि मानचित्र की स्टडी या मानचित्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। हिंदी में मानचित्रण। तो मानचित्रण का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉलमी। जो टॉलमी महोदय थे, इनको मानचित्रण का आधुनिक जनक कहते हैं। टॉलमी ने जोग्राफिया ग्रंथ लिखा, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? जोग्राफिया। और ये कहाँ के थे? यूनान के थे, यूनानी विद्वान थे। इन्होंने ही आधुनिक कार्टोग्राफी की नींव रखी। कार्टोग्राफी मतलब जो मानचित्र बनाया जाता है, जिसमें मानचित्रों का अध्ययन होता है, वो कार्टोग्राफी है। और इसके बाद में अरब और यूरोपीय विद्वानों ने इसे आगे बढ़ाया। शुरुआत किसने की थी? टॉलमी ने, और ये थे यूनान के। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मानचित्रण किसे कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज कार्टोग्राफी। मानचित्रण किसे कहते हैं? तो मानचित्र का अध्ययन व निर्माण। जो हम मानचित्र बनाते हैं या फिर जो बने हुए हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं कार्टोग्राफी। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्टोग्राफी क्या है? मानचित्र बनाने की कला व विज्ञान। इसमें मापक, दिशा, प्रतीक का प्रयोग होता है और ये भूगोल की बहुत अधिक महत्वपूर्ण शाखा है। बिना मानचित्र के भूगोल संभव नहीं है। प्राचीन काल में मानव इसका प्रयोग करता आ रहा है। GIS व रिमोट सेंसिंग में इसका विकास हुआ है। अभी जो आधुनिक टेक्निक है ये सब क्या है? GIS व रिमोट सेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 20, विषयगत मानचित्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये है जनसंख्या घनत्व का मानचित्र। ये आपका विषयगत मानचित्र है। एक अलग से स्पेसिफिक विषय के लिए जो बनाए जाएं तो वो विषयगत हैं। विषयगत मानचित्र किसी खास विषय को दर्शाता है। जैसे अपन ने जनसंख्या के लिए कोई मानचित्र बनाया तो वो हो गया आपका विषयगत। कोई आपका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है, अलग से बनाया जो किसी चीज़ के लिए। जनसंख्या, तापमान, वर्षा आदि, कृषि, ये सब काय के अंतर्गत आएंगे? विषयगत। और ये शोध व नीतियों में उपयोगी हैं। रंग व प्रतीक की जानकारी होती है और इसी को थीमेटिक मानचित्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के मानचित्र उपयोगी होते हैं? जब अपन छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके लिए कौन से मानचित्र इम्पॉर्टेंट हैं? तो वो होते हैं रेखा चित्र। छोटे बच्चों को रेखा चित्र मानचित्र से पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सरल होते हैं और इनको आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें विवरण कम और समझ आसान होती है। ऐसे ड्रॉ किया जाता है जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के दिमाग के हिसाब से। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में योगदान देते हैं और इसमें स्केल का उपयोग नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा मानचित्र है जिसमें अपन किसी भी प्रकार की स्केल का या मापक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो मानचित्र कहलाते हैं रेखा चित्र। इसमें स्केल का प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे बड़ा मानचित्र संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पूरे विश्व का मानचित्र का संग्रहालय जो कि सबसे बड़ा है, तो ये है आपके लंदन शहर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लंदन में है ये। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में विश्व का सबसे बड़ा मानचित्र संग्रह है। किस नाम से है ये? लंदन में है और उसका नाम है ब्रिटिश लाइब्रेरी।
इसे मैप रूम कहा जाता है। लाइब्रेरी है, पूरे मानचित्र हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मानचित्र का एक रूम, मैप रूम। इसमें लाखों ऐतिहासिक मानचित्र सुरक्षित हैं, जो पुराने टाइम में जो सबसे पहला मानचित्र बना था तब से लेकर के आज तक के जितने भी मानचित्र हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी जो कि कहाँ पर है, लंदन में, वहाँ ये संग्रहित हैं। विश्व के सबसे पुराने मानचित्र भी यही हैं। शोधकर्ताओं के लिए यह क्या है, एक धरोहर है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा किया जाता है? जो हमारा देश है भारत, तो इसका सर्वेक्षण करने के लिए कौन सी संस्था है? तो ये है आपकी सर्वे ऑफ इंडिया। भारत का सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो वो संस्था है सर्वे ऑफ इंडिया, और इसको अंग्रेज़ों के टाइम पर ही बनाया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1767 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भारत का सर्वेक्षण करता है, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1767 में। यह भारत सरकार की प्रमुख सर्वेक्षण संस्था है, और इसका मुख्यालय भी इम्पॉर्टेंट है कि सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है देहरादून। और देहरादून कौन से राज्य में है? उत्तराखंड। देहरादून कौन से राज्य में है? भारत के उत्तराखंड में। प्रशासनिक व विकास कार्यों में ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, टोपोग्राफिक मानचित्र। टोपोग्राफिक मानचित्र या टोपोशीट किसे दर्शाता है? टोपोशीट किसे दर्शाता है? तो ये किसी भी स्थान की स्थलाकृति को दर्शाता है। टोपोशीट छोटे मापक पर विस्तार से स्थलाकृति को दर्शाते हैं। ऊंचाई कंटूर रेखाएं से दिखाई जाती हैं। सड़क, नदी, गांव आदि भी इसी में शामिल हैं। और इनको कौन बनाता है? सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 में, और इसका हेडक्वार्टर है देहरादून। कंटूर रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो कंटूर रेखाएं क्या दर्शाती हैं? समान ऊंचाई वाले बिंदु। किसी भी स्थान जिनकी ऊंचाई कैसी है? समान है, तो उनको कंटूर रेखाओं से दर्शाया जाता है। कंटूर रेखाएं स्थलाकृति दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। मानचित्र में ऊंचाई का ज्ञान कराती हैं। कंटूर रेखाएं क्या कराती हैं? ऊंचाई के बारे में। नदियों, पर्वत, घाटियों की आकृति समझने में भी उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ग्लोब और मानचित्र में मुख्य अंतर क्या है? तो जो मानचित्र होता है वो कैसा होता है? सपाट सतह पर होता है। ऑप्शन नंबर बी। ग्लोब, जो ग्लोब है, भारत का नक्शा है, ये कैसा है? ये अंडाकार या गोलाकार, ऐसे गोलाकृति है। जबकि जो मानचित्र होते हैं वो क्या, किसी पेपर या सपाट सतह पर बनाए जाते हैं। यही प्रमुख अंतर है। ग्लोब पृथ्वी का त्रिआयामी प्रतिरूप है। त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल। जो पूरी पृथ्वी है उसको हमने छोटे रूप में समझने के लिए क्या बनाया है? ग्लोब के रूप में, और ये त्रिआयामी है। और जबकि जो मानचित्र होते हैं द्विआयामी सतह पर बनाए जाते हैं। मानचित्र में क्षेत्र विस्तार से दिखाए जाते हैं। ग्लोब विश्व को समग्र रूप से दिखाता है। ये हमारी यदि पृथ्वी है तो इसके लिए हमने क्या बनाया है? ग्लोब। पूरा विश्व कैसा है उसको समग्र रूप से एक छोटे रूप में दिखाया जाता है। मानचित्र अधिक व्यवहारिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सामान्य मानचित्र या जनरल मैप क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं सभी प्रकार की जानकारी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। किसी भी स्थान में जो बेसिक जानकारी होती हैं तो वो काय में दर्शाई जाती हैं? जनरल मैप में। सामान्य मानचित्र सामान्य भौगोलिक विशेषताएं दिखाते हैं, जैसे नदी, पर्वत, पहाड़, सड़कें, ये सब सबसे अधिक उपयोग में आने वाले मानचित्र हैं सामान्य मानचित्र, और इन्हीं को बोलते हैं रेफरेंस मानचित्र भी कहते हैं। जनरल मानचित्र को ही बोलते हैं रेफरेंस मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 28, मानचित्र पर उत्तर दिशा प्रायः क्या दिखाती है या दर्शाया जाता है इससे? तो ये है ऊपर की ओर। उत्तर दिशा का मतलब है ऊपर की ओर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। परंपरा के अनुसार मानचित्र का ऊपरी भाग उत्तर माना जाता है। दक्षिण की तरफ नीचे, पूर्व, दाएं और बाएं। पूर्व में दाएं और जो बाएं में होता है वो पश्चिम। इससे दिशा का निर्धारण आसान होता है। कंपास से उत्तर दिशा ज्ञात की जाती है। जो कंपास होता है उससे उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मानचित्र पर हवाई अड्डे को किस प्रतीक से दिखाया जाता है? तो हवाई जहाज़ का एक चिन्ह बना होता है, तो उससे हवाई जहाज़ को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
मानचित्र पर हवाई अड्डा सामान्यतः हवाई जहाज़ के चिन्ह से ही दर्शाया जाता है, जैसे फ़ोन में नहीं बना होता एरोप्लेन मोड। यह एक सार्वभौमिक प्रतीक है। रेलवे, सड़कें आदि के भी अलग से प्रतीक हैं और इन्हें कन्वेंशनल साइन कहते हैं। सभी देशों में लगभग समान प्रयोग होता है। सार्वभौमिक है मतलब ये यूनिवर्सल होते हैं सभी स्थानों पर। यदि भारत में एरोप्लेन का, हवाई जहाज़ का जो प्रतीक है वही कहाँ पर होगा, अमेरिका में, लंदन में, तो सभी जगह लगभग ये समान ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, डिजिटल मानचित्र या डिजिटल मैप का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ये कैसे होते हैं? तुरंत अध्ययन किया जा सकता है, मतलब इनको क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम हम अपडेट कर सकते हैं। डिजिटल मानचित्र कंप्यूटर और मोबाइल में उपलब्ध हैं। आज हमें मानचित्र के लिए अपने मोबाइल में ही सारे मानचित्र उपलब्ध हो जाते हैं। जीआईएस और जीपीएस तकनीक से इनको बनाया जाता है और इनको क्या कर सकते हैं, हम तुरंत अपडेट कर सकते हैं। यदि कोई नई जानकारी है किसी भी स्थान के बारे में तो हम इसको तुरंत ऐड कर सकते हैं। गूगल मैप इसका उदाहरण है। आजकल सभी के फ़ोन में गूगल मैप का प्रयोग किया जाता है, काहे के लिए, किसी भी स्थान की जानकारी के लिए, और आधुनिक जीवन में इसका प्रयोग सर्वाधिक है। तो ये हमारे मानचित्र से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ थे। आप इनको पढ़ सकते हैं और इस क्लास को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, जो भी आपके नोन हैं उनको शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो का मतलब जो क्वेश्चंस हैं इनका स्टैंडर्ड कैसा है, बहुत लो है, बहुत हाई है, मीडियम है, और ये भी बताइए कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस चाहिए। थैंक यू।